नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आपका स्वागत है। यहां सबकी क्लास लगेगी, ये मेरी गारंटी है। मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज आपसे शुरुआत में एक बात कहना चाहता हूं। दरअसल क्लास तो हम यहां सबकी लगाते हैं, लेकिन आज थोड़ी मेरे गले की भी क्लास लगी हुई है और मैंने कोशिश की है कि दवाइयों के जरिए इसे थोड़ा मुर्गा बनाया जाए और सुधारने की कोशिश की जाए, लेकिन बीच बीच में ये साथ छोड़ेगा, बीच बीच में ये गला परेशानी पैदा करेगा। तो थोड़ा सा आपसे आज सहयोग चाहिए होगा, लेकिन क्लास पूरी तरीके से चलेगी। खबर का चैप्टर खोलेंगे और उसकी इतनी गहराई में आपको लेकर जाएंगे जहां आपको खबर का हर एंगल समझ में आएगा। और न्यूज का फैमिली शो इसलिए कहता हूं क्योंकि दादाजी भी समझेंगे, पोता भी समझेगा, मम्मी पापा को भी समझ में आएगी खबर। तो आइए शुरू करते हैं आज की न्यूज की पाठशाला। तो सबसे पहले आज आपको दिखाता हूं कि पाठशाला में क्लास कौन कौन सी लगने वाली है। सबसे पहले जो क्लास आपके लिए लेकर आ रहा हूं वो तालिबान को हैंडल करने का इंडियन फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला आपको समझाऊंगा कि इंडियन फॉर्मूला क्या है जो तालिबान को हैंडल करने में मदद करेगा। इसके बाद पाकिस्तान के आतंकी वायरस का हक्कानी वेरिएंट क्या होता है, वो वेरिएंट आपको समझाऊंगा और पूरा फ्लो चार्ट। आपने बहुत फ्लो चार्ट बनाए होंगे, लेकिन आज बाकायदा फ्लो चार्ट के जरिए आपको समझाऊंगा कि कैसे ये हक्कानी वेरिएंट काम करता है और उसमें पाकिस्तान का एंगल है। तीसरी चीज जो आज आपको इस क्लास में समझाऊंगा कि अमेरिका फ्री काबुल में तालिबान राज का पहला दिन क्या कहता है, वो पहला दिन जो है वो आने वाले दिनों के लिए क्या संकेत दे रहा है। और अफगानों की चीख पुकार में पॉजिटिविटी ढूंढने वालों की क्लास भी लगेगी। अमेरिका के कबाड़ हथियार कैसे चलाएगा तालिबान, इस सवाल का जवाब भी आज आपको इस क्लास में दूंगा। तो पूरे विस्तार से समझाऊंगा। और एक और आज की बड़ी खबर जिस पे बहुत सियासत भी हो रही है, जलियांवाला बाग, उसका भी जिक्र करूंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं तालिबान का चैप्टर। और इसमें भी अफगानिस्तान का इंडिया चैप्टर पहले खोलता हूं। दरअसल भारत की तालिबान से पहली आधिकारिक बातचीत हुई है आज, और यह आधिकारिक बातचीत बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप तस्वीर देखिए, ये दो तस्वीरें आज बड़ी अहम हो जाती हैं। कतर के दोहा में भारतीय दूतावास के अंदर भारत के जो दीपक मित्तल हैं, भारतीय राजदूत, उनकी मुलाकात हुई शेर मोहम्मद अब्बास स्टैनकज़ई, जो दोहा ऑफिस में तालिबान का हेड ऑफिस है, वहां पर इन दोनों की मीटिंग हुई है। अब पहला सवाल कि भारत ने तालिबान से मीटिंग क्यों की, क्या भारत ने पहल की? नहीं। पहले आपको बता दूं कि मीटिंग की रिक्वेस्ट इनकी तरफ से आई थी, यानी तालिबान की तरफ से आई थी। दीपक मित्तल को बोला गया कि आप जाइए और उनसे बात करके देखिए कहना क्या चाहते हैं। तो दोहा में जो हेड ऑफिस है वहां पर शेर मोहम्मद अब्बास स्टैनकज़ई के साथ मुलाकात हुई है। अब कुछ बातें आपको समझनी चाहिए कि भारत ने जब ये मीटिंग की तो इसका एजेंडा क्या रहा और इसमें निकल कर क्या आया, और ये भाई साहब कौन है, कतर में ही मीटिंग क्यों हुई, ये भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो पहले आपके सामने रखता हूं कि इस मीटिंग में क्या रहा। मीटिंग की अंदर की बात पहले आपको बताता हूं। तो पहला मुद्दा जो भारत ने इस मीटिंग में रखा वो ये रखा कि जो भारतीय हैं वहां पर फंसे हुए, उन भारतीयों को लेकर भारत ने स्थिति स्पष्ट कर दी कि हमको उनको वहां से निकालना है, सेफ्टी, सिक्योरिटी और जल्द वापसी। तो भारत के लिए भारतीय पहला एजेंडा थे तालिबान से पहली मीटिंग में। दूसरा, तालिबान से जो बातचीत हुई है उसके बारे में आपको बता रहा हूं कि तालिबान से बातचीत, तालिबान और इंडिया की जो बातचीत हुई उसमें आपको बता रहा हूं। पहला भारतीय, दूसरा पॉइंट क्या था, जो अफगानिस्तान में नागरिक हैं, अफगानी नागरिक, उनके बारे में बातचीत हुई है कि इनको लेकर क्या करना, और उसमें माइनॉरिटीज जो हैं उनके बारे में बात की गई। हिंदू हो गए, सिख हो गए, जो अल्पसंख्यक वहां पर हैं, उनको लेकर तालिबान का स्टैंड क्या होना चाहिए। जो भारत आना चाहते हैं उनको कैसे भारत लेकर आएगा, यह भी इस चर्चा में शामिल किया गया। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आज भारत ने क्लियर कर दिया वो है आतंकवाद को लेकर। भारत ने आज तालिबान से पहली ही बातचीत में यह क्लियर कर दिया कि बॉस तुम कितने बड़े आतंकी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बॉस तुमको जितनी बंदूकें लेकर चलना है तुम लेकर चल सकते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अफगानिस्तान की जो जमीन है उसका इस्तेमाल भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए नहीं होना चाहिए, यह तुम सुनिश्चित करोगे।
भारत विरोधी गतिविधियों के लिए अफगानिस्तान का इस्तेमाल नहीं होगा, यह तालिबान को बोल दिया गया है और क्लियर कट बोल दिया गया है। कोई गफलत ना पालना कि तुम तालिबान हो तो तुमसे हल्के में बात होगी या पीछे हटकर बात होगी। बिल्कुल आंख में आंख मिलाकर तालिबान को समझा दिया गया कि अगर पाकिस्तान को घर में घुस के ठोक सकते हैं तो तुम इस गफलत में मत रहना कि तुम आतंकवाद फैलाओगे और तुमको छोड़ दिया जाएगा। अब आपको बताता हूं कि जिनसे बातचीत हुई, जिनके बारे में आपको बता रहा था। अच्छा, तालिबान ने भी भरोसा दिया कि ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, हम सब देख लेंगे। अब वो भरोसा तो दे रहा है, कितना भरोसा किया जाए ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको बताता हूं कि जो प्रोफाइल है, जो तालिबान के प्रतिनिधि थे शेर मोहम्मद, जिनके बारे में अभी आपको तस्वीर दिखा रहा था, ये शेर मोहम्मद कौन है, कितने बड़े शेर हैं, जरा इनकी तस्वीर डालिए। ये शेर मोहम्मद हैं कौन? शेर मोहम्मद अब्बास टैंकज़ई। इनका प्रोफाइल आपको जानना जरूरी है क्योंकि इन्हीं से बातचीत हुई है और ये प्रोफाइल बड़ी दिलचस्प है। टैंकज़ई, ये जो दाढ़ी वाले भाई साहब दिख रहे हैं, इनके टैंकज़ई की ट्रेनिंग जो है वो भारतीय सेना ने दी थी। और अब आप कहेंगे कि भारतीय सेना ने तालिबान के कमांडर को ट्रेनिंग क्यों दी? वो दौर अलग था। ये भाई साहब तब तालिबान में नहीं हुआ करते थे, तब ये अफगान की सेना में होते थे, अफगानी सेना में होते थे और अफगानी सेना की ट्रेनिंग भारत में भी हुई थी। तो ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी में पढ़े, आईएमए में, जहां भारतीय सेना जो है वो अपने जवानों को ट्रेन करती है। और 1982 में आईएमए देहरादून से ये पास आउट हैं भाई साहब। 1996 में अफगान सेना छोड़कर 14 साल बाद, यानी आईएमए में पढ़ाई करके अफगान सेना में शामिल होने के बाद 14 साल बाद 1996 में इन्होंने अफगानी सेना छोड़ी और तालिबान में शामिल हो गए। तालिबान के अंदर टैंकज़ई की बहुत पकड़ मानी जाती है और जो बातचीत करने वाली टीम तालिबान ने बनाई है उसमें ये नंबर 2 की हैसियत पर है। तो भारत की जो आज बातचीत हुई है वो नंबर 2 के व्यक्ति से हुई है और मुल्ला बरादर जो है वो नंबर 1 पर है। टैंकज़ई ने कुछ दिन पहले कहा था कि भारत इस इलाके का सबसे अहम देश है, भारत के साथ रिश्तों को अहमियत देते हैं, वो रिश्ते जैसे चले आ रहे हैं वैसे ही रखना चाहते हैं वो और हवाई रूट से भारत के साथ व्यापार खुला रहेगा, ये भी ये भाई साहब पर भरोसा दिलाए हैं। और पाकिस्तान के रास्ते भी भारत से व्यापार अहम है, ये भी इन्होंने भरोसा दिलाया। तो ये व्यक्ति जो नंबर 2 है इस वक्त, ये भारत को लेकर बहुत पॉजिटिव बातें कर रहा है। लेकिन इनकी पॉजिटिव बातें जो हैं, वो जो नेगेटिविटी वहां दिख रही है उसमें कितना रोल प्ले करेगी और आने वाले दिनों में कैसे प्ले करेगी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये आपको कैरेक्टर समझाया जिससे बातचीत हुई। दूसरा बड़ा कैरेक्टर है कतर। तालिबान से जुड़ी हर बात कतर में होती है, कतर के दोहा में। अब आप देखिए कि ये कतर कहां है। यहां पर अफगानिस्तान आपको दिख रहा है, भारत यहां पर है और ये जो जगह आप देख रहे हैं ये कतर है। तो न्यूज में तो आप सुन लेते हैं कि कतर में, दोहा में बातचीत हुई, मैप पे भी तो समझ में आना चाहिए कि कहां बातचीत हो रही है। तो भारत से भी बहुत दूर नहीं है, अफगानिस्तान से भी बहुत दूर नहीं है, लेकिन हर बार जब तालिबान को लेकर बातचीत होती है तो इसी कतर में क्यों होती है? दुनिया में दूसरे मुस्लिम देश भी हैं, सऊदी अरब है, यूएई है, वहां क्यों बात नहीं होती? सब लोग घूम फिर के कतर क्यों आते हैं? कतर का रोल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, तालिबान का पॉलिटिकल ऑफिस जो है ना वो कतर में है, इसलिए कतर में बातचीत होती है। और इस ऑफिस को तालिबान ने आज नहीं खोला, 2013 में खोला था। और तालिबान की बड़ी लीडरशिप दोहा में रहती है। तालिबान के सभी आकाओं के जो परिवार हैं वो उसी दोहा में रहते हैं। लेकिन बातचीत के लिए कतर को ही जगह क्यों चुना गया, उसका दूसरा अहम पार्ट यह है कि कतर के ज्यादातर देशों से संबंध अच्छे हैं। मतलब कतर जो है वो आप ऐसे समझिए कि आपके मोहल्ले में वो घर है जिसके आपके पड़ोसी से भी अच्छे रिश्ते हैं, आपसे भी अच्छे रिश्ते हैं, भले आपके और आपके पड़ोसी के रिश्ते अच्छे होना हो। तो जहां आपकी लड़ाई हुई तो आप वो फलाना मिश्रा जी के यहां गए कि मिश्रा जी मामला सलटाइए। आपको भी जाने में दिक्कत नहीं कि नहीं मिश्रा जी मेरी बात सुनेंगे, उनको भी कोई दिक्कत नहीं, उनको भी उनसे डर नहीं। तो वो बीच की जगह है, बातचीत की सबसे अच्छी न्यूट्रल जगह है, इसलिए वो लोग वहां चले जाते हैं। तीसरी बात यह है कि किसी पक्ष को कतर से कोई दिक्कत नहीं थी। तो किसी को दिक्कत नहीं है तो बोला कि ठीक है हमारे यहां आ जाओ, यहीं बात कर लो। कतर को खुद भी बातचीत में दिक्कत नहीं है। मतलब एक होता ना कि ठीक है मन महसूस करके कह रहे हैं कि भाई तालिबान को कौन कुछ बोले तो चलो तुम मेरे आ जाओ। कतर को खुद दिक्कत नहीं है कि मेरे यहां आकर बातचीत हो रही है। अच्छा, पांचवी बात यह है कि कई मामलों में कतर पहले भी मध्यस्थ रह चुका है, वो बीच में इसी काम में मीडिएशन में उसकी भूमिका अहम रहती है। कतर भी चाहता है, छठी बात यह है कि उसको भी ठीक लगता है
कि उसके सबसे अच्छे रिश्ते बने रहे। अरे भाई, जो बीच में मध्यस्थता कराएगा वो तो दोनों तरफ से रोटी खाएगा ना, तो वो बीच में बने रहना चाहता है। सातवीं बात क्या है, खास तौर पर अमेरिका से अच्छे रिश्ते रहे कतर के, क्योंकि सऊदी अरब और यूएई कतर के विरोधी हैं और वो अमेरिका के करीब दिखना चाहता है। तो इसीलिए कतर को चुना गया कि वहां पर तुम भी खुश, हम भी खुश, जो बीच में बैठा कर चाय नाश्ता करा रहा है वो भी खुश। तो इसलिए ये कतर चुना गया कि तुम इधर से आ जाओ, हम इधर से पहुंचते हैं भारत से, और चलो बातचीत कर लेते। लेकिन बातचीत तो हो गई। अब सवाल इस बात का है कि भारत की चिंता क्या है। भारत की जो चिंताएं हैं वो भी आपको समझनी चाहिए, क्योंकि भारत बातचीत के लिए उन्होंने बुलाया और भारत यूं ही उठ के चला गया, ऐसा नहीं है। भारत अभी देख रहा है, समझ रहा है, और भारत के कंसर्न्स हैं। तो इसमें क्या क्या भारत के कंसर्न है। पहला, पाकिस्तान का दखल। पाकिस्तान वहां पूरी कोशिश कर रहा है कि तालिबान को रिमोट से चलाए। यह भारत के लिए बहुत सेफ नहीं है। पाकिस्तान का दखल भारत के लिए चिंता का विषय है। दूसरा, एंटी इंडिया एक्टिविटी जो है, अगर वो बढ़ती है तो वो भारत के लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए भारत इसमें कंसर्न्ड है कि अगर वहां पर चीजें एंटी इंडिया पाकिस्तान बनाने की कोशिश करता है तो और मुश्किल होगी। तीसरा, जो आतंकी संगठन है वो अगर एक्टिव हो गए, और उसमें से कई एक्टिव हो चुके हैं पूरी तरीके से, वो एक्टिव होते हैं तो भारत के लिए मुश्किल है। भाई, पाकिस्तान के लिए क्या है, अभी वो जो गैर पढ़े लिखे लोग हैं उनको ट्रेन करता है, भारत भेजता है। अब उसके पास अगर सोचिए तालिबान है, तालिबान में जो लोग ट्रेनिंग लेकर बैठे हैं वो हैं, उनको तो बस उनको माइंड एक तरीके से सेटिंग गेटिंग कीजिए और इंडिया भेज दीजिए वाला हिसाब है। चौथा, जो भारत में जिहाद को सपोर्ट करते हैं, भाई आप देख रहे हैं ना कितने लोग ऐसे मिल रहे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं नहीं तालिबान को सलाम ठोकिए। तो भारत में जिहाद के जो सपोर्टर हैं वो भारत के लिए चिंता का विषय है कि अगर तालिबान और पाकिस्तान स्ट्रांग होते हैं तो फिर यहां पर अंदर अपने देश में चिंताएं ना बढ़ जाएं। और पांचवा जो मसला है वो कश्मीर को लेकर है, क्योंकि पाकिस्तान घूम फिर के कश्मीर पर आता है, तो वो तालिबान को भी सेट करेगा, तो कोशिश करेगा कि कैसे कश्मीर में तमाशा खड़ा करे और वहां पर परेशानी खड़ी करे। अब इसमें एक सवाल इस बात का भी है कि अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान की सोच क्या है। उसकी तो मुराद पूरी हो गई। और ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि तालिबान को पाकिस्तान ने पाला पोसा। वो अमेरिका से भी पैसा लेता रहा कि भाई मेरे को पैसा दो, मैं इसको रोकने में मदद करूंगा, लेकिन वो तालिबान को भी पालता पोसता रहा। और तालिबान के जरिए पाकिस्तान राज करने की कोशिश करेगा। अमेरिका के जाने के बाद वहां तालिबान का जो जश्न मन रहा है उसको एक बार देखिए आप। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है काबुल में। 45 मिनट आधी रात में फायरिंग करके इन लोगों ने जश्न मनाया। और आधी रात से 1 मिनट पहले अमेरिकी सेना का जो आखिरी प्लेन गया, और सुबह एयरपोर्ट पर क्या हुआ उसकी तस्वीर भी डालिए, जरा दिखाइए। सुबह एयरपोर्ट पर बंदूकें लेकर तालिबानी पहुंच गए। अब आप किसी एयरपोर्ट की ये तस्वीर देखिए, काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान ने कैसे कब्जा किया उसकी तस्वीर है। फायरिंग करके अमेरिका सेना के जाने का जश्न मना रही है, उसकी भी तस्वीर है। पूरे काबुल में 45 मिनट जो फायरिंग हुई उसकी तस्वीर है, और सुबह क्या हुआ उसकी तस्वीर है। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान के कब्जे की तस्वीरें हैं। कोई ये सिक्योरिटी गार्ड जो है वो अमेरिका के नहीं है, अमेरिकी सैनिकों की ड्रेस पहन ली है इन लोगों ने। उनके पास अमेरिकी जैकेट है, जूते हैं, हथियार है। सिक्योरिटी के लिए तालिबान ने स्पेशल फोर्स लगाई है, वो है। इसे तालिबान बदरी 313 स्पेशल फोर्स कहते हैं। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान के सभी बड़े आतंकी भी मौजूद थे, और इनमें हक्कानी नेटवर्क का अनस हक्कानी, ये जो आदमी आप देख रहे हैं जो यूं हाथ करके कर रहा है, ये अनस हक्कानी की तस्वीरें हैं। तालिबान ने काबुल की सुरक्षा हक्कानी नेटवर्क को दी हुई है। और ये जो आदमी आपको दिख रहा है ये अनस हक्कानी है, जो कुछ दिन पहले तक छुपता फिरता था, वो आज तालिबान के जरिए ये अफगानिस्तान के एयरपोर्ट पर घूम रहा है, टहल रहा है। और लोग तो ऐसे
जैसे आप नहीं देखते हैं कि बैट लेकर यहां पर लोग सीखने जाते हैं क्रिकेट के लिए, कोचिंग के लिए, वैसे लोग वहां बंदूक टांग कर घूम रहे हैं, इतना खुले में सब चल रहा है। और यह हक्कानी नेटवर्क क्या है, इसके भी डिटेल में आपको ले चलूंगा। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान का पूरा कब्जा हो गया। अब ये आप एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर की तस्वीर देखिए, यहां एक भाई बैठा है, इस पर क्या होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल क्या होता है, यहां बैठकर, और ये सामने जो है वो मशीन लगी रहती है, ऊंची सी जो आप इमारत देखते हैं किसी एयरपोर्ट पर, वहां से चलता है कि अब तुम लैंड करो, अब तुम उड़ो, नहीं एयरपोर्ट ठीक नहीं है, इसको यहां रोको, ये सारा कंट्रोल यहां से होता है। सब भाग गए यहां से। अब इमरजेंसी लैंडिंग कैसे हो गया, आप सोचिए, आदमी बंदूक लेकर एटीसी टावर में घुसा हुआ, वहां से बंदूक से कराओगे क्या कि नहीं है तुम रुको, नहीं अभी तुम लैंड नहीं करोगे नहीं तो गोली मार देंगे, ऐसा थोड़ी चलेगा। ये भाई साहब को देखिए, अलग फोटो वाले मोड में बैठे हुए हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है। ये भाई पता नहीं किससे फोन पे बात कर रहा है, कोई इधर आने वाला है नहीं, कोई लैंड करने वाला है नहीं। और मुझे बताइए क्या क्या ऑर्डर देगा ये, जहां जाते हैं ये बिना बंदूक के चलते नहीं, मतलब इनके लिए बंदूक जो है वो ड्रेस का हिस्सा हो गया है। जैसे आप घर से निकलते हैं तो रुमाल लेके निकलते हैं, ये लोग बंदूक लेके निकलते हैं। हॉस्पिटल की तस्वीर आई, वहां बंदूक, स्कूल की आई, वहां बंदूक, स्टूडियो की आई जहां एंकर पढ़ रहा था, वहां भी बंदूक, क्रिकेट बोर्ड के दफ्तर में गए, वहां बंदूक, राष्ट्रपति के यहाँ गए, वहां बंदूक। मुझे तो लगता है ये लोग एक दूसरे के घर जाते होंगे तो अलग अलग रखते होंगे, मेरा जैसे मोबाइल चेंज ना हो जाए जाते वक्त, मैं तुम्हारा मोबाइल उठा के न ले जाऊं, वैसे बंदूक किसी और का उठा के न ले जाओ, ऐसी स्थिति होती होगी। खैर, मुद्दे पर आते हैं। हक्कानी नेटवर्क की बात कर रहा था। यह हक्कानी नेटवर्क क्या, आप इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इस हक्कानी नेटवर्क को समझना। जिस हक्कानी नेटवर्क का जिक्र हो रहा है कि वो अब अपने पैर पसार रहा है, यह हक्कानी नेटवर्क है क्या और यह कितना खतरनाक है भारत के लिए, इसको समझना चाहिए। सबसे पहले बात समझिए कि जो पाकिस्तान का आईएसआई है, खुफिया एजेंसी, उसका ये पार्ट माना जाता है। मतलब एक तरीके से समझिए कि आईएसआई का ब्रांच है यह हक्कानी नेटवर्क, जो आतंकियों का नेटवर्क है। और ये पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा एक जगह है, प्रांत कह लीजिए एक तरीके का, वहां पर खैबर पख्तूनख्वा जो प्रांत है, वहां पर एक आप कहिए मदरसा है, दारुल उलूम हक्कानिया। इसी दारुल उलूम हक्कानिया मदरसे में ये आतंकी ट्रेन किए जाते हैं। अब ये जो आप वर्ड देख रहे हैं हक्कानिया, यहीं से ये हक्कानी नाम आया है। जो हक्कानी नेटवर्क आप सुनते हैं, ये हक्कानी का कनेक्शन इसी हक्कानिया से है। तो ये जो दारुल उलूम हक्कानिया में आतंकी ट्रेन किए गए, वही दरअसल हक्कानी बन गए, हक्कानी नेटवर्क बन गया। तो अब आपको कोई पूछेगा हक्कानी नेटवर्क कहां से आया, तो बताइएगा कि आईएसआई का पार्ट है, खैबर पख्तूनख्वा में दारुल उलूम हक्कानिया मदरसे में ट्रेन किए गए आतंकी हक्कानी नेटवर्क में आते हैं। और इसके अंदर कौन कौन है, इसके दो आतंकी बड़े इंपॉर्टेंट है। पहले का नाम है, जो आपको बता दूं, सिराजुद्दीन। ये इनका पहला आतंकी है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिराजुद्दीन हक्कानी इसका नाम है। सबने अपने नाम के सरनेम में हक्कानी लगा लिया है। और दूसरा जिसको दुनिया ढूंढ रही थी, उसका नाम है खलील हक्कानी। तो ये दो आतंकी इनके मेन आतंकी माने जाते हैं। और ये सब इस वक्त काबुल में है, इनको ढूंढने की जरूरत नहीं है। इनके सिर पर कितना इनाम है आपको पता है? इन दोनों के सिर पर इनाम जो है वो करीब 1.5 करोड़ डॉलर है। 1.5 करोड़ रुपया नहीं कह रहा हूं, 1.5 करोड़ डॉलर। अब आप कैलकुलेटर में करने बैठिएगा तो उससे अच्छा मैं बता देता हूं कि 100 करोड़ रुपए से ऊपर का इन पर इनाम है। इन दो आतंकियों पर 100 करोड़ से ज्यादा का इनाम। और तीसरा जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहा था, अनस हक्कानी, जो एयरपोर्ट पर आपको नजर आ रहा था, वो इनका तीसरा आतंकी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। और खुले में घूम रहा है भाई। और ये सब आपस में भाई बंधु रिश्तेदार हैं। ये तालिबान के अलग अलग धड़ों के बीच वार्ताकार भी हैं, दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकवादी हैं। और हक्कानी नेटवर्क जिसकी बात कर रहा हूं, जिस हक्कानी नेटवर्क की बात कर रहा हूं कि इतना बड़ा खतरा है, वो खतरा इसलिए है कि उनके पास ये सिर्फ 3 आतंकी हैं ऐसा नहीं है। उनके पास 6,000 ट्रेंड आतंकी हैं, ट्रेंड आतंकी। अब आप सोचिए 6,000 कम नहीं होते भैया, इनको तो बस बांधना और फटना है। इनका क्या जाता है, जहां जाके फटेंगे वहां लोगों की हालत खराब होती है।
और इनका कनेक्शन लश्कर और जैश से भी है। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि आज आपको फ्लो चार्ट समझाऊंगा कि पाकिस्तान का जो जिहाद वाला फ्लो चार्ट है, प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका फ्लो चार्ट क्या कहता है, उसको आप समझिए। पहले पूरा फ्लो चार्ट, आपने बहुत फ्लो चार्ट बनाए होंगे, आज ये वाला देखिए कि सबसे ऊपर पाकिस्तान का जिहाद प्रोजेक्ट है और इसमें क्या क्या है। इसके अंदर ऊपर तो सबसे पहले पाकिस्तान हो गया। अब इसके अंदर आपका आता है तालिबान, जिसको पाकिस्तान ने ट्रेन किया, पाला पोसा, बोला भाई तुम बचे रहो, किसी दिन हमारे काम आओगे। दूसरा आपका हो गया हक्कानी नेटवर्क, जिसके बारे में अभी आपको इतना विस्तार से बता रहा था कि भाई तुम भी मेरे भाई हो क्योंकि तुम भी आतंकी हो। तो हक्कानी नेटवर्क को पैदा किया पाकिस्तान ने। और इसके पहले से आप लश्कर और जैश, इन दोनों का नाम सुनते ही हैं। जब भी भारत में अटैक होता है आप सुनते हैं ना कि लश्कर ने जिम्मेदारी ली, लश्कर तैयबा ने, जैश ने जिम्मेदारी ली। तो ये तीन जो हैं पायलट, एक तरीके से कहिए मेन प्रोजेक्ट्स हैं। अब इसमें आप देखिए तालिबान के नीचे क्या आता है। तालिबान के नीचे आता है वो अलकायदा जिसको खत्म करने के नाम पर अमेरिका घुसा था। तो तालिबान ने ही अलकायदा को पनाह दी। वो जो ओसामा बिन लादेन छुपता फिरता था, वो अलकायदा जो है वो तालिबान की वजह से ही बचता था। और इसके नीचे अगर आप देखिएगा तो ISIS के आता है, ISIS खुरसान। अब ये फ्लो चार्ट अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कि कैसे ये जुड़ता है। ये ISIS के में पाकिस्तान के नेटवर्क को भी शामिल किया गया है, हक्कानी नेटवर्क को भी शामिल किया गया है, और लश्कर और जैश के लोग भी इससे कनेक्टेड हैं, और इसमें तालिबान के भी लोग हैं, और अलकायदा तो है ही है। तो ये ISIS के सोचिए कितना खतरनाक होगा कि इसमें जो पूरा जिहाद प्रोजेक्ट पाकिस्तान का चल रहा है वो आज की डेट में इसके बूते पे, और बाकी तो है ही, ये पूरी तेजी से आगे बढ़ा रहा है। और ये जिहाद प्रोजेक्ट जो आपको कह रहा हूं पाकिस्तान चला रहा है, एक तो इंडिया को टारगेट करो, लेकिन उसकी दूसरी वजह भी है, अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए पिछले 40 साल से पाकिस्तान ये खेल कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि अफगानिस्तान को कंट्रोल नहीं करूंगा तो भारत पाकिस्तान को घेरेगा। क्योंकि आप एक चीज देखिए, आप मैप में मैंने आपको कई बार दिखाया है कि अगर आप देखिएगा तो अगर ये जैसे आपका ब्रेड वाला सैंडविच बनता है, अगर आप ये देखिएगा तो ये जो लोकेशन है उसके हिसाब से ये अफगानिस्तान है, बीच में पाकिस्तान है, और नीचे जो है वो भारत है। अगर पाकिस्तान इसको कंट्रोल नहीं करेगा और ये अफगानिस्तान जो है वो भारत के साथ रहेगा, भारत के पक्ष में रहेगा, पूरी तरह भारत के कंट्रोल में रहेगा, तो पाकिस्तान का सैंडविच बन जाएगा। 20 साल से पाकिस्तान यही सैंडविच बना हुआ बिलबिला रहा था और इसीलिए आतंकियों को पनाह दे रहा था। उसको ये सैंडविच नहीं बनना है, उसको तो ये मिला के इस्तेमाल करना है कि नीचे भारत को तबाह कर दो। अजय, तालिबान के आने से पाकिस्तान इसलिए खुश हो गया, आतंकियों का राज है, जिहादी आतंक का टैप खुल गया है। जितना मतलब जैसे घर में कॉकरोच नहीं निकलता है, रात में आपने लाइट जलाया, पानी पीने गए और देखा अरे इधर उधर कॉकरोच बिलबिला रहा, वैसे आतंकी इस वक्त बिलबिला के निकल रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा हमारा राज है। तो ये भारत के लिए चिंता का विषय तो है, और भारत इस वक्त बड़ी गंभीरता से एक एक चीज पर नजर बनाए हुए है। और आज तालिबान को पहला मैसेज दे दिया कि जगह पे रहना, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। अब आपको न्यूज की पाठशाला में उन लोगों की क्लास लगाकर बताएंगे जो अफगानों पर हो रहे अत्याचार में भी तालिबान की पॉजिटिविटी देख रहे हैं। ऐसे में भी पाकिस्तान तालिबान में वो पॉजिटिविटी देख रहे हैं भाई, जो अफगानिस्तान को बर्बाद करने वाले तालिबान को हीरो बनाने में जुटे हुए। अपने यहां की बात नहीं कर रहा हूं, ये बाहर भी चल रहा है। लेकिन उन लोगों को और आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। अफगानिस्तान का हाल क्या है, ये तस्वीर आप देखिए। प्रेसिडेंट प्लीज हमें बचा लो, ये नारे लग रहे हैं, आवाजें लग रही है। एक बार ये फुल फ्रेम लेके सुनाइए जरा, ये महिलाएं और बच्चियां क्या गुहार लगा रहे हैं। President Biden, President of the United States, please save us our families, please save us our lives. We don't know what to do there. Please help us, please help our families. We don't know, we are in danger. It is many days that we are outside the HKIA and we didn't get access. What should we do? Please save us. There
President, please save us. Please. President Biden, President of the United States, please save us our families, please save us our lives. We don't know what to do there. Please help us, please help our families. We don't know, we are in danger. It is many days that we are outside the HKIA and we didn't get access. What should we do? Please save us. इन महिलाओं की एक गुहार याद रखिएगा, क्योंकि अभी आपको उन लोगों से मिलाऊंगा जो कह रहे हैं कि तालिबान बड़ा अच्छा कर रहा है, बड़ी पॉजिटिव इमेज है उसकी। और ये महिलाएं, ये बच्चे जो गुहार लगा रहे हैं मदद के लिए, वो ऐसे ही लगा रहे हैं क्या? तो ये आपको दिखाना और बताना चाह रहा हूं। तालिबान धीरे धीरे पुराना एजेंडा ला रहे हैं, महिलाओं पर बंदिशें लगाना शुरू कर दिया है। शिक्षा मंत्री बकी हक्कानी ने एक बैठक ली और यूनिवर्सिटीज के शिक्षकों और एडमिन स्टाफ के साथ बैठक थी। बैठक में एक भी महिला नहीं आई, एक भी महिला नहीं आई। ये बैठक की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। ये शिक्षा मंत्री की तस्वीर है, उनकी बैठक की तस्वीर है। और ये लोग नाटक ये कर रहे हैं कि महिलाएं पढ़े ना, महिलाएं बाहर निकले ना, हमको कोई दिक्कत नहीं। अरे इसमें कोई महिला क्यों नहीं है, मुझे बताइए। और जब पहले ऐसे बैठक होती थी, इस हॉल में 50% महिलाएं हुआ करती थी, एक महिला नहीं आई। अच्छा, महिला न्यूज एंकर की बात आपको बताता हूं। इसने तालिबान का इंटरव्यू किया था। यह महिला की फोटो आपने देखा था ना, बहुत बेची गई थी। तालिबान बदल गया, यहां इंडिया में लोग बेच रहे थे भाई कि तालिबान बदल गया, देखिए कितना बढ़िया महिला जो है वो इंटरव्यू कर रही है। बुर्का पहन के कर रही थी, वो सब भूल गए, लेकिन इंटरव्यू कर रही है। इसी को बहुत बेचा गया। इसका नाम है बेहस्ता अरगहांद। ये देश छोड़कर भाग गई मैडम। बेहस्ता अपने परिवार के साथ काबुल छोड़कर भाग गई हैं। बेहस्ता का कहना है कि बाकी लोगों की तरह उनको भी तालिबान से डर लग रहा है। सोचिए उसने कैसे इंटरव्यू किया होगा डर के मारे, और छोड़कर भाग गई पहले मौके पर। और यहां यही फोटो बेची जा रही थी इंडिया में। तालिबान बदल गया, इसको तो सलाम ठोकी। अच्छा, इसके बाद बदला भी ले रहे हैं, विरोधियों को चुन चुनकर ठिकाने भी लगा रहे हैं, घरों में घुसकर अफगानों को गोली मार रहे हैं। ये वीडियो देखिए इसको, उसके बाद आगे की बात बताता हूं। ये घर के अंदर गोलियां चलने की आवाज है और अफगानिस्तान के सभी बॉर्डर्स पर भगदड़ मची है। अफगानिस्तान ने और ईरान का जो बॉर्डर है उसके वीडियो वायरल हो रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग, महिलाएं, बच्चे पथरीले रास्तों से ईरान की तरफ भाग रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए। ये कोई ट्रैकिंग करने नहीं जा रहे हैं, ये पहाड़ में घूमने नहीं जा रहे हैं, ये बच के किसी तरीके से पैदल ही सोच रहे हैं कि ईरान में घुस जाएं तो बच जाएंगे। तो उसकी तस्वीर है ये। कितना दुर्गम इलाका है सोचिए। और ये पॉजिटिविटी ढूंढने की बात करते हैं। और कौन करता है पॉजिटिविटी ढूंढने की बात, वो आपको सुनाता हूं। अफरीदी साहब, शाहिद अफरीदी, जो क्रिकेट खेलते थे, एक नंबर के जिहादी हैं, जब भी मुंह खोलते हैं उनको सब पॉजिटिव लगता है। तालिबान की सोच पॉजिटिव लगती है। तालिबान के आने से अफरीदी खुश है। एक बार सुनिए शाहिद अफरीदी को और ये तस्वीरें दिमाग में रखिएगा। नो डाउट तालिबान आए हैं इस वक्त और बड़े पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आए हैं। ये चीज़ हमें पहले नजर नहीं है और माशाल्लाह ये चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त पॉजिटिविटी की तरफ चीज़ें नजर आ रही हैं। ये लेडीज़ को काम करने की इजाज़त, पॉलिटिक्स में बाकी जॉब्स की तरफ उनको मतलब इजाज़त है। एंड देन क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं। क्रिकेट सीरीज हो जाती है, जैसे श्रीलंका में खानपुर की सिचुएशन ठीक थी, इसकी वजह से सीरीज नहीं हुई। मैं समझता हूं कि तालिबान क्रिकेट को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। शाहिद अफरीदी कह रहे हैं इनको लगता है कि तालिबान क्रिकेट को बहुत पसंद करती है। भाई वहां खेल लो तुम उनके सामने, जितना तुम फेल होते हो, छठी बार में तो गोली मार देंगे कि रन क्यों नहीं मारा। ये उनका हाल है। खैर, आज आपको शाहिद अफरीदी की फैमिली फोटो दिखाना चाहता हूं ताकि आपको समझ में आए कि इनके घर में कौन कौन है। इनकी 5 बेटियां हैं शाहिद अफरीदी की। अक्षा,
अंशा, अरवा, अजवा और असमरा। सबसे बड़ी बेटी जो है वो 19 साल की है और कराची में इनका परिवार रहता है। मैं शाहिद अफरीदी से पूछना चाहता हूं, जो तालिबान में इतनी पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हैं, अपनी इन बच्चियों को लेकर जाएंगे तालिबान के बीच रहने के लिए, या चाहेंगे कि तालिबान कराची में आके वैसे ही राज करे, वैसे ही शरिया लॉ लागू करे जैसा वो अफगानिस्तान में करता है? अपनी बेटियों के साथ तो बहुत प्यार कर रहे हैं, और वो जो बेटियां वहां आवाज लगा रही हैं कि हमको बचा लो, हमको बचा लो, शाहिद अफरीदी आपको नजर नहीं आता है? वो जो माएं और बेटियां ईरान की तरफ भाग रही हैं पैदल, वो आपको नजर नहीं आता है? क्योंकि आपकी बेटियां खुश हैं, सलामत हैं। वहां बेटियां अपनी डिग्रियां जला रही हैं, आपकी बेटियां जलाएंगी क्या? या आप चाहेंगे कि वो जलाएं? वहां लोग, लड़कियां घर में कैद हो गई हैं, ये बाहर निकलेंगे तो सेक्स स्लेव ना बना लिया जाए। आपको ठीक लगेगा कि आपके परिवार के साथ यही डर जो है वो बच्चियों के अंदर रहे? अपनी बेटियों से तो बहुत प्यार है आपको। अरे भाई, आपका इतना तालिबान में से मोहब्बत है तो पाकिस्तान पे कब्जा कराइए ना भाई। इमरान खान को हटाइए, तालिबान मुल्ला बिरादर को बैठाइए वहां, फिर देखेंगे कि आपकी बेटियां आपको क्या बोलती हैं। खैर, ये लोग सब हथियार हैं, ये लोग सब इस्तेमाल किए जाते हैं, और मुझे अफसोस ये होता है कि ये कभी अपनी बेटियों की तरफ मुड़कर नहीं देखते कि बोलने के बाद उनकी आंखों से आंखें कैसे मिलाते होंगे। अब आपको अमेरिका के उन हथियारों के बारे में बताता हूं जो अफगानिस्तान में छोड़ कर गए, लेकिन अमेरिका ने दावा किया कि वो सब हथियार डिसेबल कर दिए हैं, मतलब तालिबान इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना के सैन्य हथियार जो पार्क किए गए हैं, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं कि कैसे वहां पर अफगान वायुसेना के हेलीकॉप्टर पर कब्जा हो चुका है। और इनमें क्या क्या शामिल है? 73 एयरक्राफ्ट शामिल है, 70 MRAP यानी आर्मर्ड टैक्टिकल व्हीकल शामिल है, 27 हमवी यानी हाई मोबिलिटी मल्टीपर्पज व्हील्ड व्हीकल शामिल है, रॉकेट हमले से बचाने वाला C-RAM सिस्टम शामिल है। इसी से काबुल एयरपोर्ट पर रॉकेट हमले को रोका गया था। अमेरिकी सेना ने जाते जाते इनके जरूरी पुर्जे निकाल लिए, ये वो दावा कर रहा है। मतलब अब चलेगा नहीं, रख लो तुमको जितना रखना है। इन हथियारों को अब तालिबान इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, ये वो दावा करते हैं, लेकिन तालिबान दावा कर रहा है कि वो इसको रिपेयर कर लेगा। मतलब हम बना लेंगे, कहीं से पुर्जा उर्जा ले आएंगे और इसको बनाकर यूज करेंगे। तो ये काबुल एयरपोर्ट पर जो जर्जर हालत में प्लेन है, उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उसकी हालत क्या है वो आपको दिखा रहा हूं। अच्छा, पाकिस्तान की जो तस्वीरें आपको दिखाया, उसके अलावा पाकिस्तान की जो बात की, उसमें अफगानिस्तान के कंधार की तस्वीर भी दिखाना चाहता हूं। तालिबान अमेरिकी ब्लैक हॉक उड़ा रहे हैं। भाई, अमेरिकी कह रहे हैं कि ये सब डिसमेंटल कर दिया, सब में पुर्जा निकालिए, तो ये कैसे उड़ रहा है? ये हेलीकॉप्टर कैसे उड़ रहा है? ये तो अमेरिकी हेलीकॉप्टर है। और इस वीडियो के बारे में दावा ये किया जा रहा है कि तालिबान ने किसी को ब्लैक हॉक में बांधकर सजा दी है। एक आदमी नहीं आपको लटका हुआ दिख रहा है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि सजा दे रहे हैं, लेकिन तालिबान कह रहा है कि हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ऐसे कौन लटका के पेट्रोलिंग करता? भाई, ऊपर हेलीकॉप्टर में बैठा रहेगा तो नीचे नहीं दिखेगा, उसको लटका के दिखाना जरूरी है कि जरा देखना भाई नीचे क्या हो रहा है। अमेरिका ऐसे 33 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर छोड़कर गया है, और दुनिया के 85% देशों के पास इतने ब्लैक हॉक नहीं है जितने अब तालिबान के पास हैं। और एक ब्लैक हॉक की कीमत कितनी है? 153 करोड़ रुपया। ये जीवन में कोशिश करते तो नहीं खरीद पाते, अब इनके पास इतना ब्लैक हॉक है। लेकिन अफगानिस्तान से सबसे बड़ा सबक दुनिया के लिए क्या है, आप सोचिए। और वो आपको दिखाना और बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ा सबक जो है वो दुनिया के लिए ये है कि अमेरिका के भरोसे रहना ठीक नहीं। ये आपको बता रहा हूं। ये आखिरी वीडियो जो आया था उसकी तस्वीर है, आखिरी यूएस सैनिक। लेकिन अब आपको बता रहा हूं कि भाई सबक क्या है अफगानिस्तान से, क्योंकि सीखिएगा नहीं तो फिर किसी तालिबान के हिस्से पड़िएगा। अमेरिका के भरोसे मत रहिए। अमेरिका के भरोसे रहिएगा तो हमेशा पछताइएगा। तो अमेरिका के भरोसे रहना छोड़ दीजिए, चाहे वो कितनी बड़ी विश्व की सबसे बड़ी ताकत हो, क्योंकि इस कंट्री की कोई जवाबदेही नहीं होती है। ये जहां मन वहां घुसते हैं, तबाही फैलाते हैं और फिर निकल लेते हैं। अभी जो बिडेन क्या बोले थे कुछ दिन पहले? वी विल हंट यू डाउन। 4 गोला मारे, उसमें बच्चे मरे हैं और उसके बाद सब समेट के निकल गए। फिल्मी डायलॉग मारने के लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हो? हैं? यहां जो चल रहा है उसका क्या?
वो जो महिलाएं अब चिल्ला रही हैं जो बिडेन बचा लो, जो बिडेन बचा लो, फिर कोई फिल्मी डायलॉग मार दो, क्योंकि इनसे अमेरिका से कोई पूछने वाला नहीं है। इनसे कौन पूछेगा? ये आपके ऑफिस में जैसे बॉस नहीं होते हैं कि बॉस ने जो कह दिया वही सही। ये दुनिया का बॉस बना हुआ बैठा है, इसको कोई गाली देने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। जब मन किया निकल गए। 20 साल ये अमेरिका में रहे, तालिबान से 20 साल लड़े और सब छोड़ छाड़ के चल दिए। और ये आज सिर्फ तालिबान के हिसाब से आपको नहीं कह रहा हूं, आपको बताना चाहता हूं, जरा देखिए कि अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। वो ट्रैक रिकॉर्ड जरा डालिए कि अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। नोटपैड पे आपको बताता हूं, चलिए छोड़िए, मैं बताता हूं आपको। अमेरिका का दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश है ना भाई। इनके पास अमेरिका की ताकत देखिए आप, कि अमेरिका के बारे में जो कह रहा हूं, ये लोग भाग गए, सोचिए इनकी ताकत क्या थी, तब छोड़कर भाग गए। इनके पास 14 लाख सैनिक हैं, 14 लाख सैनिक, और ये छोड़ छाड़ के चले आए क्योंकि इनको लगा कि अब वहां फायदा नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ा डिफेंस बजट है इनका, दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस बजट 600 अरब डॉलर का, मतलब जितना कई देशों की अर्थव्यवस्था नहीं होती उतना का इनका सिर्फ रक्षा का बजट है। सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर इनके पास है, सबसे ताकतवर वायुसेना इनके पास है। अमेरिका के 2 लाख सैनिक दुनिया भर में तैनात हैं। 800 मिलिट्री बेस है इनके पास, 800, दुनिया भर में 800 मिलिट्री बेस। मिलिट्री टेक्नोलॉजी आधुनिक है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 500 कंपनियों में सबसे बड़ी कंपनियां इनके यहाँ हैं, और उसमें से 163 कंपनियां जो हैं वो अमेरिका की हैं दुनिया में। और जो मैं आपसे कह रहा था कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड, अमेरिका का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए कि ये क्यों भरोसे के लायक नहीं है, सबक सीखना चाहिए। 1950 में कोरिया का युद्ध हुआ, ये भाई लोग वहां कुछ नहीं कर पाए। छोटा सा देश कोरिया, छोटे से उत्तर कोरिया को नहीं हरा पाए। 1945 के बाद अमेरिका के छोटे बड़े युद्धों के बारे में आपको बता रहा हूं। 1950 में कोरिया युद्ध, छोटे से उत्तर कोरिया को अमेरिका नहीं हरा पाया। फिर ये कहां कूदे? 1955 में वियतनाम में कूद गए। इनको आदत है, इनको लगता है इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो कहीं तो घुसें, कहीं तो कुछ निकालें, कहीं तो फायदा लें। उसके बाद 19 साल की लड़ाई चली, उसके बाद वहां से भाग गए। जैसे आज अफगानिस्तान से भाग रहे हैं, वैसे ही वियतनाम से भागे। फिर उसके बाद 1982 में ये लेबनान में कूदे। कूदने की इतनी आदत है अमेरिका को कि क्या बताऊं आपको। और फिर कूदते कूदते भागते भी। 2 साल के अंदर फिर वहां से भाग गए। फिर सोमालिया में कूदे 1992। इनको ऐसी खुजली मचती है कूदने की कि क्या बताऊं। सोमालिया में घुसे ये 1992 में घुसे, 1995 में एग्जिट कर गए, एग्जिट। उसके बाद आपको बता रहा हूं इराक और अफगानिस्तान। इराक का तो सबको किस्सा पता है, लेकिन उसके पहले का भी इसलिए दिखाया कि आपको पता चले कि एक दिन की बात नहीं है इनका। 2001 में घुसे यहां। इराक से तो चले ही गए, वहां इन्होंने छोड़ दिया, बम फटता रहता है वहां रोज का। और अब अफगानिस्तान छोड़ दिया है। उसके बाद सीरिया की बात कर लीजिए, 2015 वहां पर ये रूस, सीरिया और ईरान का जो गठबंधन है उससे हार गए। किस बात के इतने बड़े पावर हो भाई? जहां घुसते हो एक जगह नहीं है जहां तुमने कायदे से चैप्टर बंद किया हो। इनको सिर्फ इकलौता युद्ध जिसमें थोड़ा कह सकते हैं कि कामयाबी मिली, खाड़ी युद्ध 1991 का, जब इराक ने कुवैत पर हमला किया। इराक को कुवैत से भागने पर मजबूर कर दिया था इन्होंने। बस अमेरिका जिस तरह अफगानिस्तान से भागा है, थोड़ा सा अमेरिका को तो पानी पिलाने की जरूरत है। ये तो मैं पी रहा हूं क्योंकि मेरा गला खराब है, लेकिन आपको बता रहा था इतनी ताकत रखते हैं कि दुनिया को पानी पिलाएंगे, और यहां शर्म से पानी पानी हो जाना चाहिए, ऐसी हालत हो रखी है। खैर, मैं आपको यह कह रहा था कि अफगानिस्तान से भाग गए वो, दुनिया भर के जिहादी खुश है, अमेरिका को हरा दिया, अमेरिका को हरा दिया। चीन अलग खुश है कि भैया यहां से अमेरिका गया, उसकी जो सुपर पावर स्टेटस थी उसकी धज्जियां उड़ गई।
जो उसके दोस्त थे उनका भरोसा टूट गया। कल को चीन अगर जापान, कोरिया या ताइवान पर हमला करे तो बहुत कम लोगों को भरोसा होगा कि अमेरिका उनकी लड़ाई लड़ेगा। सबको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, वैसे ही जैसे पाकिस्तान से भारत लड़ रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक करना हो, एयर स्ट्राइक करना हो, भारत ने यह तय कर लिया है कि यूएन में तो मुद्दा उठाएंगे लेकिन इधर ठोकते रहेंगे। चीन के सामने जैसे भारत अपनी लड़ाई लड़ रहा है कि चीन के सामने खड़े हो गए, अब तुम पीछे जाओ नहीं तो हम भी पीछे नहीं जाएंगे, ये भारत जैसे अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है, ये दुनिया को सीखना होगा। नहीं तो अमेरिका का यही हिसाब है कि आपको बुलाएगा, आपके साथ जाएगा और कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। लेकिन एक आदमी के बारे में आपको और सुनाना चाहता हूं, बहुत जरूरी है। ब्रेक पर जाऊं उससे पहले ये सुन लीजिए। अमरुल्लाह सलेह, ये वहां के उपराष्ट्रपति थे, अभी मौजूदा तौर पर इन्होंने अपने आप को राष्ट्रपति घोषित किया हुआ है। इनको एक बार सुनिए, ये आदमी क्या कहते हैं, इनके लिए आपके मन में सम्मान बढ़ जाएगा। But if they withdraw, it doesn't mean I stop. We are very clear in that also. We will continue because we are from here. And these mountains will remain forever. And these rivers will flow forever. Yeah, it will be great to have them. But if they leave us, it won't mean we will cease to exist. अरे सुपर पावर का तमगा लेने से नहीं होता है। पावर ना यहां होती है जो ये अमरुल्लाह सलेह में नजर आती है। इस आदमी के पास क्या है सोचिए। ये आदमी वहां फंसा हुआ है एक ऐसी जगह कि चारों तरफ से तालिबान का कब्जा है लेकिन सरेंडर नहीं कर रहा। इसके पास अमेरिका जैसी पावर नहीं है, इसके पास अमेरिका जैसे सैनिक नहीं है, लेकिन आंख में जज्बा देखिए कि कहता है कि अमेरिका छोड़कर जाता है, सुपर पावर उसकी जिम्मेदारी थी, लेकिन फिर भी छोड़कर जाता है तो जाए, हम नहीं छोड़कर जाएंगे क्योंकि हमारा देश है। ना तो यहां से पहाड़ खत्म होंगे, ना यहां से नदियां बहनी खत्म होंगी। सलाम अगर किसी को करना है ना तो इस अमरुल्लाह सलेह को कीजिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं पाठशाला में। ब्रेक के बाद उस पार आपको बताऊंगा, पाठशाला में विवाद का चैप्टर खोलूंगा। जलियांवाला बाग के रेनोवेशन को लेकर जो हंगामा मचा है उसकी सच्चाई, उसकी एक एक तस्वीर उस चैप्टर से निकालकर आपके लिए लाया हूं। देखिए एक छोटे से ब्रेक के बाद। पाठशाला में अब उस विवाद का चैप्टर जो जलियांवाला बाग के रेनोवेशन पर हो रहा है। जलियांवाला बाग को नए रंग रूप में ढाला गया। शनिवार को पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया था, लेकिन रेनोवेशन पर विवाद हो गया। इसे इतिहास को मिटाने वाला बता दिया गया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया कि शहीदों का अपमान हो गया भाई। लेकिन सच्चाई क्या है ये आपके सामने रख रहा हूं। ये दो तस्वीरें एक एक करके आपके सामने रखूंगा। ये कैंपस के अंदर की पुरानी तस्वीर है जहां पर लोग देख रहे हैं, आपको कचरा दिख रहा है, कुत्ते टहलते दिख रहे हैं। ये अब पूरी बदली हुई तस्वीर आपको नजर आ रही है। ये रेनोवेशन हुआ है, इसमें क्या बुराई है मुझे बताइए, क्या बुराई है? क्या वहां कुत्ते टहलते दिखने चाहिए? ये चाहिए लोगों को। और इसके अलावा इस गली को लेकर विवाद है। पहले पुरानी जर्जर दीवार थी, अब यहां पर जो लोग मारे गए उनकी मूर्तिकला के जरिए उनको श्रद्धांजलि दी गई है। अब इस पर मान लीजिए आपको ये लग सकता है कि नहीं ये पुराना ही रहना चाहिए था, नया नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि जिसने अगर उसको रेनोवेट कर दिया उसको शहीदों का सम्मान नहीं है। ये थोड़ी हो सकता है। तीसरी बात, पहले काई की मोटी परत जमी हुई थी उस दीवार पर जहां पर गोलियां चली थी, अब उसको दीवार को एक तरीके से साफ सुथरा किया गया है। इसमें क्या गलत है? अगर काई हटा दी गई तो इसमें क्या बुरा कर दिया? अच्छा, फिर आप देखिए कि कुआं जो था, जिसमें शहीदी कुआं, जिसमें लोग गोलियों से बचने के लिए कूदे थे, उसके अंदर की आप तस्वीर देख लीजिए, क्या हालत है। उसको थोड़ा ठीक किया गया है, उस तक पहुंचने की जगह को ठीक किया गया है, उसके पूरी अंदर की जो चीजें हैं उसकी सफाई की गई। इसमें अंदर लोग गुटखा खा के फेंक देते थे। शहीदी कुएं के अंदर लोग गुटखा का पैकेट मिलता था, वो ठीक था, वो शहीद का सम्मान हो रहा था, और ये ठीक कर दिया गया तो गलत हो गया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को सुनिए, वो इसको लेकर क्या कह रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी तो अलग लाइन पर थे, कैप्टन कुछ और कह रहे हैं, वो सुनिए। I only can tell you that from the I don't know what has been removed, लेकिन जो मैंने देखा है
उस रात को जब प्राइम मिनिस्टर मैं भी उस रात को बोला था, टू मी इट लुक वेरी नाइस. यू नो 100 years 102 years have passed. 102 years में कहीं टेढ़े आ जाती हैं, कुछ हो जाता है, तो इट लुक्स वेरी नाइस. बट आई डू नॉट नो व्हाट टू इट. कभी कभी मुझे लगता है कि देश में पॉलिटिक्स के लिए कुछ चीजों को तो छोड़ देना चाहिए. शहीदों पर पॉलिटिक्स, कैप्टन अमरिंदर सिंह को सुन लें, और तो किसी को सुनने की जरूरत नहीं है राहुल गांधी को. कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने देखा है, और ये जो लाइट एंड साउंड सिस्टम शुरू किया गया वो 2010 से था, बंद हो गया था, पड़ा हुआ था ठप, उसको ठीक किया गया है. हर चीज में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, कुछ चीजें छोड़ देनी चाहिए, वो देश हित में होती हैं. पता नहीं ये सब बात कब समझेंगे. छोड़िए, पाठशाला में आज के लिए इतना ही. कल फिर नए विषयों के साथ और उन विषयों के गहरे एनालिसिस के साथ आपके साथ लौटूंगा. तब तक के लिए नमस्कार.